विभाग की आप सबका आपसे अनुरोध है कि कृपया ये जो संशोधन हुआ है इसको आप समझें और इसको इस तरह से बताएं लोगों को कि निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ निवेश करें और नए नए लोग जो छोटे छोटे निवेशक भी वो भी इस क्षेत्र में आए। जैसे पहले था कि हम ये लाभ देंगे उन्हीं को जो कम से कम 4 सितारा होटल बनाएंगे, उन्हें ही बिहार पर्यटन नीति में 25% तक हम लोग पूंजीगत अनुदान या और तरह की सुविधाएं देंगे। लेकिन लोगों का कहना था कि 4 सितारा होटल हर जगह बनाने में कठिनाई है और ये भी था कि 10 करोड़ का न्यूनतम निवेश होने पर ही आप योग्य होंगे लाभ लेने के। तो सबके सुझाव पर इसमें जो सरकार ने संशोधन किया है वो संशोधन है कि अब 4 सितारा होटल सिर्फ हम लोग प्रमुख स्थलों पर ही बाध्यकारी कर रहे हैं, पटना, गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। चूंकि बड़े जगह है और ऑलरेडी हमारे पास बजट होटल्स काफी हैं, तो हमको अब नया निवेश थोड़ा स्टार कैटेगरी में चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 स्टार रखे हैं और यहाँ पर 10 करोड़ की सीमा भी लागू रहेगी। पटना, गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। अन्य जिला मुख्यालय और शहर होंगे, अन्य जो जिला मुख्यालय में स्थित शहर हैं, जैसे मान लीजिए हाजीपुर, आपका मोतिहारी, बेतिया जो शहर है, उनके में 3 सितारा होटल हम लोग अलाउ कर रहे हैं, यानी एक ग्रेड हम लोग नीचे आ गए और परियोजना लागत 10 करोड़ से घटाकर 7.5 करोड़ कर दिया गया। और अब है कि बहुत सारे टूरिज्म के सेंटर हैं जो न तो जिला मुख्यालय में है न बड़े शहरों में है, वो बिल्कुल अनुमंडल प्रखंड स्तर तक गांव तक है। वहां पर भी निवेश कोई करना चाहे तो रोक नहीं होना चाहिए, तो पर वहां भी न्यूनतम 2 सितारा होटल तक हम लोग अलाउ कर रहे हैं। तो 2 सितारा एक स्टार कैटेगरी होता है, उसका एक सर्टिफिकेट पर्यटन मंत्रालय के थ्रू मिलता है, पर इसका मतलब नहीं कि वो बहुत बड़ा सुविधा होगा, लेकिन स्टार रेटिंग में कुछ कुछ जो होता है ना बेसिक चीजों को उनको ध्यान देना पड़ता है, बस इतना ही। तो 2 सितारा होटल आप जा सकते हैं कहीं तक और उसमें 5 करोड़ तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आप देखिए लोगों की मांग पर संशोधन करके 10 करोड़ की परियोजना लागत को घटाकर 5 करोड़ तक किया गया, 4 सितारा होटल से घटा करके 2 सितारा किया गया। तो ये जो है आपका एक इन्वेस्टमेंट इससे आने की हॉस्पिटलिटी सेक्टर में संभावना रहेगी। दूसरा ये था कि जो SGST होता है, आप जानते हैं GST, उसका जो SGST और CGST, तो SGST स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो इस SGST को हम लोग होटल स्टार्ट होने के या कोई भी चीज, इसमें होटल ही नहीं है टूरिज्म पॉलिसी में, इसमें रिसोर्ट्स है, वे साइड एमिनिटीज है, माइस है, आपका कैरावैन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका जो SGST रिइंबर्समेंट हम लोग कह रहे थे 5 साल तक आपको देंगे 80% तक। मांग ये हुआ कि होटल को बनने में 2 साल लगता है, उसको टेक ऑफ करने में 1-2 साल लगता है, तब लोगों के बीच प्रचार होता है तो चलता है, तो इसको थोड़ा बढ़ाया जाए अवधि को। तो हम लोगों ने 7 साल तक कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो SGST रिइंबर्समेंट का पीरियड 5 से 7 कर दिया गया। एक बहुत बड़ा ये संशोधन है बिहार पर्यटन नीति से लाभ लेने का स्पष्ट नहीं था, मना भी नहीं था पर स्पष्टता नहीं। अभी संशोधन करके स्पष्टता ला दिया गया है कि PPP के तहत भी अगर कोई परियोजना आती है और बिहार टूरिज्म पॉलिसी के तहत पात्र गतिविधियों में शामिल है तो उनको इस नीति का लाभ प्राप्त होगा। यानी 100 करोड़ रुपए तक अगर निवेश करता है कोई PPP में भी, तो 25 करोड़ रुपए तक का कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट देगा, लोन नहीं, कैपिटल सब्सिडी। उसके अलावा SGST रिइंबर्समेंट मिलेगा। ये चीज एक और संशोधन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रोजगार को बढ़ाना, जो पर्यटन का उद्देश्य है रोजगार से सीधा जुड़ा हुआ है। एक तो यहाँ के लोगों को का जो मनोरंजन या इनके यहाँ के लोगों का जो पीरियड समय होता है छुट्टी वगैरह का वो अच्छा से बीते और बाहर के लोग भी यहाँ आए, तो दोनों का पर्पस है कि स्थानीय रोजगार भी सृजित हो। तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने के लिए पर्यटन नीति में कुछ नई चीजें जोड़ी गई। ये है कि अगर ESI और EPF देते हैं, अगर एक एस्टेब्लिशमेंट अगर एक निश्चित संख्या से ज्यादा व्यक्तियों को नियोजित करता है तो उनको जो EPF और ESI कंट्रीब्यूशन देना होता है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, नियोक्ता अंशदान और स्वयं एम्प्लॉई यानी कर्मी का अंशदान। तो ये देना पड़ेगा जो काम कराएगा उसको, तो उनको इंसेंटिव करने के लिए हम लोगों ने पॉलिसी में प्रावधान किया है सरकार ने कि 3,000 रुपए महीना जितने आदमी का EPF कटेगा सरकार देगी, 100% अथवा 3,000 जो भी उसमें कम हो। तो ऑब्वियस है कि 3,000 रुपए मिलने का इसमें पूरा है। और यह सिर्फ बिहार के जो निवासी होंगे
जिनको रोजगार यहाँ मिलेगा उनको केस में दिया जाएगा। दूसरा है कि अगर आप दिव्यांगों को रोजगार देते हैं इसी सेक्टर में, तो हम लोग सरकार 1500 रुपया महीना पारिश्रमिक में कंट्रीब्यूट करेगी। ये बिल्कुल नया ये है। अगर दिव्यांगों को कोई सेक्टर जो बिहार टूरिज्म नीति से आच्छादित कोई अगर परियोजना में दिव्यांग को आप रोजगार देते हैं, तो ईपीएफ और ईएसआई वाला तो अंशदान 3000 रहेगा ही। उसके अलावा विशेष केस में 1500 रुपया सरकार अलग से आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप उनको रोजगार दे रहे हैं। इससे सरकार का देखिए, इस सरकार का ये है कि इंक्लूसिव जो विकास कहते हैं, जो हमारे बिहार सरकार में का जो कॉन्सेप्ट है न्याय के साथ विकास, तो विकास तो हो ही, लेकिन उस विकास के एम्बिट में विभिन्न वर्गों के साथ, विभिन्न तरह के लोगों के साथ जस्टिस भी हो। तो ऐसा विकास जो जस्टिस के साथ आगे बढ़े और इंक्लूसिव यानी समावेशी विकास हो, उसके अवयवों के कारण देखिए तो ये जो 1500 रुपए वाला प्रोविजन किया गया और 3000 रुपए वाला ईपीएफईएसआई का किया गया। ये मेरा पहला संवाददाता सम्मेलन है। सेक्रेटरी साहब ने विस्तार से सारी चीजों को रख दिया है, और उस विस्तार में आप लोगों को कुछ पूछना हो, बताना हो, तो आप लोग उस बात को पूछ सकते हैं, क्योंकि विस्तार से सारी बातें आ गई। उसको रिपीट करना मैं नहीं समझता कि उसको रिपीट करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज इन्होंने छोड़ा नहीं है जिस चीज को मैं इसको रिपीट कर पाऊं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार प्रतिबद्ध है और टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। मैं 1-1.5 महीने पहले इसको संभाला हूँ, देख रहा हूँ, और देखने के बाद में लग रहा है कि बिहार में टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत कुछ नया होने वाला है, नया हो रहा है। चाहे वो श्री राम सर्किट से हो, बुद्ध सर्किट से हो, सूफी सर्किट से हो, सारे सर्किट में काम चल रहे हैं। इसमें है गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर नगर पालिका क्षेत्र और नगर पालिका सीमा के बाहर 5 किलोमीटर का दायरा, तो वहां तक तो वहां का लागू होगा, उसके बाद तो आपका नया लागू होगा। तो कोई ऐसा गांव, जगह, टोला नहीं है जो बिहार पर्यटन नीति से आच्छादित नहीं है और जहां पर आप निवेश करके आप उसमें लाभ ले नहीं सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, निवेश निजी व्यक्ति वही करेगा जहां पर्यटन की दृष्टिकोण से कुछ संभावनाएं होंगी। पे भी काम देखिए, जैसे मनेर शरीफ, ठीक है, उसके बाद काको, जहानाबाद 2 है जिसपे तो हम लोग का योजना है। जी महोदय, पटना में आप 3 बड़े होटल बनाना जा रहे हैं, लेकिन एक आपका होटल है वह कई वर्षों से बंद है। उस होटल का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? कहाँ का होटल? कौटिल्य विहार। हाँ, कौटिल्य विहार का काम चल रहा है, और वो कौन एजेंसी का भी जो चलाएगी वो भी निविदा हो गया है, एजेंसी भी फाइनल हो गया है जिनको चलाना है। तो अभी जो सिर्फ सिविल वर्क थोड़ा पेंडिंग है, फास्ट काम हो रहा है। और किनको चलाना है जो उसमें भी 2-3 महीना 4 महीना लगता है, प्राइवेट व्यक्ति एजेंसी को ही दिया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चलाएगी, हम रेवेन्यू लेंगे सालाना। तो वो काम भी हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि ये मई जून में, जून जुलाई तक ये स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर, जून तक। रोपवे आपका जो है जहानाबाद में डुंगेश्वरी है और ब्रह्मयोनी है। इसका अभी हम लोग हाल में समीक्षा किए थे, उसमें जो वैफकोस कंसल्टेंट है और जो एजेंसी बना रही है, दोनों में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, उसको सॉर्ट आउट किया गया और हम लोग ने टारगेट दिया है कि 15 अगस्त के पहले ये दोनों रोपवे स्टार्ट होना चाहिए। 3 रोपवे है पुल निर्माण निगम के माध्यम से बन रहा है। एक बन रहा है आपका रोहतासगढ़ में और मां मुंडेश्वरी स्थान में, और एक है बनावर। तो इसमें मुंडेश्वरी स्थान में अभी जस्ट काम अभी शुरू हुआ नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा। बाकी 2 जगहों भी हम लोग एक्सपेडाइट कर रहे हैं, अगस्त तक हम लोग प्रारंभ करें। अगस्त तक कोई भी आदमी देगा तो हम लोग को पता चलेगा, तो हम लोग उसका डीपीआर बनवाएंगे। एक्चुअली क्या है कि इसीलिए मेरा प्रखंड मेरा गौरव हम लोगों ने प्रतियोगिता किया था, उसका पुरस्कार भी हम लोग देने वाले हैं। इस तरह के स्थल जो कि यहाँ पता नहीं है, तो लोकल लेवल से उसके बारे में आए और जाने, तो फिर उसको हम लोग विकसित करें। मेरा प्रखंड मेरा गौरव का उद्देश्य न केवल लोगों से लेख लेकर उनको पुरस्कृत करना था, बल्कि उन जगहों का टूरिज्म पोटेंशियल पहचान करके वहाँ विकास की योजनाएं भी बनाना था। उसमें बहुत सारे स्थल आए हैं जिसको हम लोग आगे विकसित करने जाएंगे। लेकिन आपको दिया हुआ है, ये पढ़िए, जो आपको हम लोगों ने किताब दिया उसको पढ़िएगा तो बहुत चीजें निकल के आएंगी। वो सिर्फ होटल कैटेगरी के लिए था। आपका कन्वेंशन सेंटर में 10 करोड़ है, वे साइड एम्यूनिटीज जो बनेगा उसमें तो 1.5 करोड़ का ही निवेश चाहिए, और वे साइड एम्यूनिटीज पहले से बनाया है।
और अपग्रेड करेगा तो 75 लाख का ही निवेश चाहिए। और फिक्स्ड और टेंटेड एकोमोडेशन कैंपिंग साइट बनाएगा तो 1 करोड़ का ही निवेश चाहिए। टेंटिंग साइट, फिक्स्ड एकोमोडेशन, इको टूरिज्म के लिए 5 करोड़ का चाहिए। और आपका रिवर रिजर्वायर और लेक बेस्ड टूरिज्म अगर करेगा, जलाशय वाला, तो 1 करोड़ का ही निवेश चाहिए। ठीक है, इंटरटेनमेंट जोन का 10 करोड़ है, अम्यूजमेंट पार्क का 10 करोड़ है, कैरावैन का 1 करोड़ है, बस टूरिस्ट बस और वैन अगर कोई लेगा तो उसको भी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए, रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट, टूरिस्ट विलेज, कल्चरल विलेज, फार्म स्टे 1 करोड़ का। तो आप इसे पढ़ें, इसलिए बहुत व्यापक है। ये टूरिज्म पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी में आएगी, आप पढ़ेंगे इसको। एक सवाल जानकारी है सर, रोजगार के लिए क्या? देखिए, आप बता, टूरिज्म सेक्टर का जो रोजगार है, टूरिज्म सेक्टर का रोजगार बहुत इंटर सेक्टोरल और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब जैसे कि डायरेक्ट रोजगार आप बोलेंगे, जैसे कि कोई टूरिज्म में होटल आया तो होटल में कितने लोगों ने रोजगार पाया ये तो आप गिन पाएंगे। ठीक है, टूरिस्ट गाइड कितने आपके ऑन रोल आए तो आप गिन पाएंगे। लेकिन उसके चलते जो क्राफ्ट्स वहां लगेगा, मेला लगेगा, दुकानें लगेंगी, उसमें लोग नियोजित होंगे, उसको तो पूरा एक गिन पाना संभव नहीं है। एक आकलन कर सकते हैं कि इस एरिया में इस चीजों के विकास से बहुत सारे लोगों का रोजगार है। पर आपके कागज पर तो वही लोग रहेंगे जो होटल वगैरह में काम कर रहे हैं, जिनका कुछ खाता खुला है, और दूसरे जो गाइड है। लेकिन इसका इफेक्ट पड़ता है एक सेक्टर से दूसरा से तीसरा। तो इस प्रकार का है कि इसमें कई सेक्टरों का ग्रोथ होगा टूरिज्म के आने से। और अब धन्यवाद ज्ञापन। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में राज्य में पर्यटन विकास की संभावनाएं किससे विस्तार पा रही है? अभी सचिव पर्यटन